हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर का रिमेनिंग पार्ट करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एसएफ एलसीएम कर चुके हैं, राइट। सो आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है। सो देखो बच्चों, इरेशनैलिटी को प्रूव करने से पहले, उसके प्रूफ को सीखने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं इसके बारे में हम लोग। सो हम लोग को पता है कि नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है? इस तरह के नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर्स, जिसको P बाई Q के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, जहाँ P और Q इंटीजर हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो, तो रेशनल नंबर कहलाता है, और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए बच्चों रेशनल नंबर्स का? ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होना चाहिए? डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए उसका। ठीक है, मतलब एग्जांपल देखो 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें ये नंबर टर्मिनेट नहीं होने वाला है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चला जा रहा है। ठीक है, और कोई भी ब्लॉक इसका कोई भी हिस्सा एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है इसका। नाउ अगेन, रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मतलब पॉजिटिव नंबर लिखा हो, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। या फिर बच्चों कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक रैशनल का और एक इरैशनल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, भी रैशनल हो सकता है, जैसे कि 2 + √5। ठीक है, 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, √5 क्या है? एक इरैशनल नंबर है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इरैशनल बन जाएगा। वैसे ही √7 - √5 एक इरैशनल, दूसरे इरैशनल को दोनों का डिफरेंस निकालेंगे एग्जैक्टली अगर हम लोग, तो भी इरैशनल नंबर बनेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, 5√2। ठीक है, या फिर 1/√3। ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो भी एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है सारा इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, हम लोग यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करेंगे और अप्रोच को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे प्रूविंग सीखने से पहले एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, थ्योरम इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है एग्जैक्टली वो, फिर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या है। ठीक है, थ्योरम बच्चों इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, बट इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका समझ सबको होना चाहिए, तो उसको समझते हैं। अभी मान लो यहाँ पे लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। ठीक है, मान लो P कोई प्राइम नंबर है, और P इफ P डिवाइड्स A²। ठीक है, और P डिवाइड कर रहा है A² को, A क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। अगर P A² को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जहाँ पे A क्या है बच्चों? A एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये थ्योरम हम लोगों का। ठीक है, इसको समझ लो थोड़ा सा पहले, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो
एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि अपने पास कोई प्राइम नंबर है p इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम लोग के पास कोई प्राइम नंबर है p इज इक्वल टू 5 और कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास में a स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग को मिल रहा है 225 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास में a स्क्वायर क्या है 225 है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 225 को, इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। 225 क्या होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 225 को डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो 5 है, जो p का वैल्यू हम लोग का 5 है, वो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 15 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब p डिवाइड्स p इज इक्वल टू 5 डिवाइड्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 225, so p is equal to 5 also divides a is equal to 15। समझ में आया, अगर p is equal to 5 a स्क्वायर इज इक्वल टू 225 को डिवाइड कर रहा है, तो p is equal to 5 a is equal to 15 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो p का वैल्यू हम लोग के पास में 3 है, ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर जो हम लोग का है 81 है, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड्स 81, ठीक है। अगर p इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 को डिवाइड कर रहा है, मतलब p इज इक्वल टू 3, यहाँ पे a को भी डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू 9, मतलब ये क्या है 9 का स्क्वायर होगा, 9 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से आप लोगों को, ठीक है। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, समझना इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो प्रूफ है एग्जाम में नहीं आता है, सो इसके प्रूफ पे ध्यान मत दो, बस देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और 225 हम लोग के पास में क्या है a स्क्वायर का वैल्यू है, a क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। a 15 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो 5 अगर 225 को डिवाइड करेगा तो 5 15 को भी डिवाइड करेगा, 3 अगर 81 को डिवाइड करेगा तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, ठीक है। चलो, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब इसको समझने के बाद में हम लोग यहाँ पे पहला एग्जाम्पल करते हैं अपना, ठीक है। √2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं, ठीक है। √2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। देखो, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए जिस मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मैथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, वो कहलाता है मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे और फिर अपने ही एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है। पहले कुछ एज्यूम करेंगे, फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, राइट। कैसे करना है देखो यहाँ पे, अब क्या करना है, यहाँ पे √2 को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लिए यहाँ पे, हम लोग एज्यूम कर लिए कि √2 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, ये हम लोग का एजम्पशन है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन में ही होता है बच्चों, हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये रैशनल पूछ रहा है, हम लोग रैशनल मान लिए, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये रैशनल है, अगर √2 एक रैशनल नंबर है, तो ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर √2 इज इक्वल टू p/q, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि रैशनल नंबर मान लिए इसको, ठीक है। तो इसको p/q के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लिए, या फिर कुछ भी ले लो, a/b ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। p/q बोल दो, a/b बोल दो, जो बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्म यही होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे जो भी नंबर हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड हम लोग को पता है कि डिनोमिनेटर मतलब q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। फिर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, साथ में ये भी एज्यूम कर लो, मतलब मान लो, मतलब मानना नहीं है, ले लो, बोल दो यहाँ पे एक लाइन लिख दो कि
ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लिखना है आप लोगों को, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, को प्राइम का मतलब समझते हैं पहले। को प्राइम का मतलब ये होता है कि सॉरी, यहाँ पी और क्यू हम लोग माने थे ना। ठीक है, पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सके, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सके। हम लोग को पता है कि रैशनल नंबर यूनिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1/2 है, इसको हम लोग 2/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 4/8 भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग 16/32 भी बोल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका बहुत सारा फॉर्म है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए P/Q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। दोनों का HCF होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, मतलब दोनों का HCF अगर 1 है तब भी को प्राइम कहलाता है। ठीक है, को प्राइम का मतलब यही है, दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, या फिर 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी समझ लो, कैसे भी समझ लो इसको। ठीक है, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास में कोई नंबर है 6/10, तो 6 भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है। ठीक है, 6 भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है। तो उस तरह के नंबर को हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना है। ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चों, ये भी एक रैशनल नंबर है, बट इस तरह के रैशनल नंबर को हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना है। इक्विवेलेंट फॉर्म है ये। ठीक है, हम लोग को चाहिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता होना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, हम लोग बनाएंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए दोनों के कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को? मिलेगा 3/5। अब देखो 3/5 जो मिला हम लोग को यहाँ पे, वो क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है। इनका HCF भी 1 मिलने वाला है और 1 के अलावा कुछ कॉमन भी नहीं है इन लोगों में। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म हम लोग को यहाँ पे चाहिए, इसलिए हम लोग को यहाँ मेंशन करना होगा कि दोनों क्या होगा? को प्राइम होगा। ठीक है, अदरवाइज रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे पहले ही मान लिए, एज्यूम कर लिए कि P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। चलो नाउ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो √2Q = P, राइट बच्चों? ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2Q² = P²। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है हम लोगों का। ठीक है, पहला मान लो इसको। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं ना, Q² = P²/2, मतलब 2 जो है P² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा थ्योरम में? इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। ठीक है, अगर P = 5 225 को डिवाइड कर रहा है, तो P = 5 15 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 225 का स्क्वायर, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये 5 225 को डिवाइड कर रहा है तो 5 15 को डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हियर, इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हियर 2 डिवाइड्स P², सो 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर वी कैन से कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। 2 जो है क्या? फैक्टर है P का। 2 फैक्टर है P का, मतलब 2 P को डिवाइड कर रहा तो फैक्टर हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पशन करेंगे हम लोग फिर से। लेट P = 2R, लेट P = 2R। अब ऐसा क्यों किया? तो देखो ना, यहाँ पे 2 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P। ठीक है, और डिवाइड कर रहा है अगर P को 2, तो ये किस फॉर्म में होगा? 2 × 1 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है P को, तो ये 2 × 1 के फॉर्म में हो सकता है, 2 × 2 के फॉर्म में हो सकता है, 2 × 3 के फॉर्म में हो सकता है,
ऐसा कोई भी फॉर्म इसका हो सकता है। तो p इक्वल टू 2 हम लोग मान लिए, ठीक है। अगर p 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, 2 इंटू 1 2 इंटू 2, पर 2 तो रहेगा ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 किसी भी फॉर्म में रह सकता है, इसलिए इसको हम लोग एज्यूम कर लिए p इक्वल टू 2r, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नाउ आप क्या करो, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू 2r इन 1, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोगों को, वी गेट, यहाँ होगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, मतलब 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। इतना आया बच्चों, ठीक है। ठीक है, इतना आया यहाँ पे। अब देखो यहाँ जरा ध्यान दो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैंसिल कर दो, यहाँ 2 2 से 4 होता है, देयरफॉर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब फिर जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ नोटिस किए थे एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि r स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है। r स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर अपॉन 2 है। फिर इस थ्योरम को रिकॉल करो, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स q, therefore 2 is a factor of q also, and 2 is a factor of p, 2 is a factor of q। हम लोग क्या माने थे कि दोनों को प्राइम है, हो गया गलत, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, माने कुछ और निकला कुछ और, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर, अब यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे और वैरी करता है, ठीक है, बुक टू बुक वैरी करता है, टीचर भी अलग अलग टीचर अलग अलग तरीक़ा से बताते हैं, तो यहाँ मैसेज क्लियर होना चाहिए, लिख कैसे भी सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, देयरफॉर क्या है यहाँ पे, देयरफॉर वी कैन से कि p एंड q, देयरफॉर p एंड q हैव at least 2 as their common factor, ठीक है। p एंड q हैव at least 2 as their common factor। देखो 2 जो है 2p का भी फैक्टर है और 2 जो है q का भी फैक्टर है, सो p एंड q हैव at least 2 as their common factor, ठीक है। but this contradicts the fact that p and q have no common factor other than 1, ठीक है। अगर 2 कॉमन फैक्टर है दोनों का, ठीक है, तो इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि हम लोग का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लिए थे कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ 2 निकल के चला आया, तो उस फैक्ट को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्यों हो रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों अराइज हुआ ये कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। सो दिस contradiction arisen because, ठीक है, this contradiction arises because of our wrong or incorrect or false, कुछ भी लिख लो। this contradiction arises because of our wrong assumption that रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। हम लोग का एजम्पशन गलत था, एग्जैक्टली हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग था, इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ, ठीक है। सो क्या कंक्लूड किया हम लोग यहाँ से, सो वी कंक्लूड दैट
√2 इज इर्रेशनल। ओके बच्चों, समझ में आ गया क्या क्या होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कैसे इसको प्रूफ करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो बच्चों ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया हम लोग का √2। अब इस पर हम लोग देखो यहाँ पे √3, √5, √7 एक्सेट्रा इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस क्या करना होगा हम लोग को यहाँ पे, क्या बदलाव करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ 2 था, यहाँ जब 3 आएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 आएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे जो एजम्पशन किए हैं हम लोग, लेट p = 2r, जब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ठीक है, 5 लेंगे तो 5r हो जाएगा, 7 लेंगे तो 7r हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से खाली थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है। √3, √5, √7 इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग आराम से इस मेथड के हेल्प से कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जो हम लोग यहाँ पे किए हैं। बट इसके अलावा और भी बहुत सारा टाइप्स बचा हुआ जिसको हम लोग को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो बारी बारी से उन लोगों को भी करते हैं हम लोग। बट आई थिंक ये बेटर रहेगा यहाँ पे कि हम लोग NCERT का कुछ क्वेश्चन कर लें, यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर लें, उसमें सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है और उससे बाहर से क्वेश्चन आता भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन किए तो इससे आप लोग ये सारा कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ उस तरह का भी रैशनल को प्रूफ कर लेते हैं जिसमें मिक्स रहता है, रैशनल मिक्स रहता है। ठीक है, वहाँ भी एक अप्रोच देखते हैं कैसे होता है, कैसे उन लोगों को प्रूफ किया जाता है रैशनल। ठीक है, तो चलो हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 1.2 करते हैं यहाँ पे ना बच्चों। अब हम लोग करेंगे अपने NCERT का एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रूफ किए √2 को रैशनल। ठीक है, कौन सा मेथड का प्रयोग किए वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का प्रयोग किए। ठीक है, यहाँ पे वही करेंगे, राइट। सो देखो यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग सब कुछ। ठीक है, कैसे कैसे टर्म्स को लेना है, कैसे हम लोग का एज्यूम करना है, ठीक है, सब आप लोग को पता है। तो एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। वहाँ भी सबसे पहले क्या किए थे, एज्यूम किए थे, क्या मान लिए थे, क्योंकि इसको हम लोग को रैशनल प्रूफ करना है तो मान लेंगे कि √5 क्या रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ मान लो लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हम लोग पहले एज्यूम करते हैं। एज्यूम कर लिए यहाँ पे √5 बी रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल प्रूफ करना है हम लोग इसको, तो रैशनल मान लिए। अगर रैशनल है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस। लिख लिए a/b a/b। ठीक है, जहाँ पे a और b क्या है, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b ≠ 0। अगर होगा तो क्या होगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक लाइन और लिखना था हम लोगों को कि a and b आर को-प्राइम्स। ठीक है, a और b क्या होना चाहिए, को-प्राइम होना चाहिए। अब को-प्राइम का मतलब तो क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, इस पर अच्छा खासा डिस्कशन हम लोग किए पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, a और b क्या होना चाहिए, को-प्राइम होना चाहिए, मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, या फिर इन लोग का ऐसे फॉर्म होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल लो कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सो इतना करने के बाद में हम लोग क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे। तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लिख लो यहाँ पे √5 b = a। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को स्क्वायरिंग करने के बाद में, हम लोग को यहाँ मिलेगा 5b² = a²। ठीक है, इसको 1 बोल दो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² = a²/2। इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरम को याद करो। तो थ्योरम हम लोग सीखे थे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 डिवाइड्स a², सो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर 5 डिवाइड कर रहा है a² को तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 क्या फैक्टर है a का, अगर 5 a का फैक्टर है, ठीक है, यानी 5 डिवाइड कर रहा है a को, उसका फैक्टर है, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, लेट
ए इज लेट ए इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो ए को क्या मान लेंगे हम लोग, ए को 2b मान लेंगे। क्यों, याद करो, ठीक है, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है ए को। ठीक है, 5 डिवाइड कर रहा है ए को, और ए इज इक्वल टू क्या माना है हम लोग, सॉरी सी मानना है यहाँ पे, सी मानना है। ठीक है, 2c। ठीक है, क्योंकि बी तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, तो ए इज इक्वल टू 2c हो गया। तो 5 डिवाइड कर रहा है ए को, जो कि 2c के फॉर्मेट में होना चाहिए, फिर सॉरी 5c के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, 5c के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है ए को, तो 5 डिवाइड करेगा ए किसके बराबर है, 5c के बराबर है, तो 5 इंटू 1 को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 इंटू 2 को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 इंटू 3 को भी 5 डिवाइड करेगा, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू 5c है, लिए हैं हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं। सो 5 इंटू 1 को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 इंटू 2 को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 इंटू 3 को भी 5 डिवाइड करेगा। सो एक फॉर्मेट यहाँ पे लिख लिया हम लोग इस तरह से, जनरल एक्सप्रेशन लिख लिए, लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी 2 लिख दे रहे हैं हर जगह हम, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 लिया ना, 5 होगा। ठीक है, 2 में 2 होगा, 3 में 3 होगा। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 5c। 5c क्यों लिए, समझ में आ गया आप लोगों को ना। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, डाल दो किसमें, 1 में। सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू 5c इन 1। ठीक है, अगर ए का वैल्यू 5c हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, 5c का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, अगर ऐसा आया है हम लोगों का, ठीक है, ऐसा आया हम लोगों का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगेन अभी लाइन देखो, फिर से ऑब्जर्व करो ना यहाँ पे। ठीक है, कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, b स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ पे, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, हर जगह 5 होगा बच्चों। ठीक है, 2 कहीं नहीं होगा, हर जगह 5 होगा। 5 है तो 5 होगा, 3 है तो 3 होगा, 2 है तो 2 होगा, तो 2 होगा। ठीक है, जो जितना यहाँ पे रहेगा अंदर में, रूट के अंदर में, उतना ही हर जगह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c हो गया, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन जो यहाँ पे लिखे थे हम लोग, उसको फिर से यहाँ रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे एग्जैक्टली, यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b। ठीक है, 5 डिवाइड्स b, वही थ्योरम अपना, उसको यूज़ कर लिया यहाँ पे थ्योरम को फिर से एक बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 डिवाइड कर रहा है b को, ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, b। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 5 a का फैक्टर है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 5 b का फैक्टर है, 5 दोनों का फैक्टर है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, a and b have, therefore a and b both have at least 5 as their कॉमन फैक्टर। ठीक है, ए और बी दोनों का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that A and B are co-primes। ठीक है, अब इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ए और बी क्या है, दोनों को-प्राइम है, मतलब उन लोगों का कोई दूसरा फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि 5 तो उन लोगों का फैक्टर आ रहा है ना, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है यहाँ पे, तो 1 के अलावा इन लोगों का कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। ये जो स्टेटमेंट था हम लोग का कॉन्ट्रडिक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन
बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that root 5 is rational। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हम लोग का एजम्पशन गलत था। हम लोग का जो एजम्पशन था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो गलत था, इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर रूट 5 is irrational, so we conclude that root 5 is irrational। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? रूट 5 को भी हम लोग कर लिए यहाँ पे, रूट 2 को इससे पहले कर चुके थे, सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज irrational। अब यहाँ कॉम्बिनेशन है बच्चों, यहाँ क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? एक रैशनल का और एक इरैशनल का। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ भी अप्रोच सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान देने का बात है क्वेश्चन दो तरह से आता है बच्चों। ये इस तरह का क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक तो ये लिख के आएगा कि प्रूव दैट 3 + रूट 5 इज irrational प्रोवाइडेड रूट 5 इज irrational, या फिर तो मेंशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन कर देगा कि रूट 5 इज irrational। ठीक है, अगर ये मेंशन कर दिया तो अप्रोच अलग होगा। अगर ये मेंशन नहीं किया है, केवल इतना देके छोड़ दिया है ना, तो पहले आपको ये पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रूट 5 इन्वॉल्व है। अगर यहाँ रूट 2 होता तो रूट 2 प्रूफ करना पड़ता, अगर यहाँ रूट 3 होता तो रूट 3 पहले प्रूफ करना होता, फिर बाद में इसको प्रूफ करना होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये रूट 5 कर चुके हैं यहाँ प्रूफ, तो केवल अब इसको 3 + 2 रूट 5 पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर नहीं दिया है तो, अगर रूट 5 के बारे में ऐसा नहीं दिया है तो ठीक है, हम लोग को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, और ऑलरेडी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम लोग आराम से कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एज्यूम कर लो सबसे पहले, लेट ए एंड बी आर को प्राइम्स, लेट ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए और बी क्या है? को प्राइम है और बी 0 का बराबर नहीं है। ठीक है, सो 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम्स, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, एज्यूम कर लिया हम लोग इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब ए और बी क्या है? को प्राइम है। ठीक है, और बी 0 का बराबर नहीं है, और भी दोनों क्या इंटीजर्स भी है। ठीक है, ए और बी क्या है? दोनों इंटीजर्स भी है, तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। अगर रैशनल है तो क्या है? इसको हम P/Q के फॉर्म में, चाहे A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स एंड B नॉट इक्वल टू 0 मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, A और B इंटीजर्स होगा। ठीक है, 3 + 2 रूट 5 क्या है? A/B के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ नहीं लिखना होगा, ठीक है, अगर ऐसा मान लेंगे हम लोग कि लेट 3 + 2 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, सो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर एंड बी आर इंटीजर्स, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड बी आर को प्राइम्स, सब यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज 3 - A/B, चाहे ऐसे लिख लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 रूट 5 कर दो इज इक्वल टू A/B -3। यहाँ करना क्या होता है बेसिकली, हम लोग को रूट 5 को अकेले करना है, रूट वाले टर्म को अकेले कर दो। ठीक है, उसको तनहा कर दो, अकेले कर दो। ठीक है, तो इसको हम लोग को अकेले करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये कर लिए पहले। नाउ यहाँ पे कर दो रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 A/B -3। ठीक है, यह आ गया। नाउ यहाँ लिखो एज A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है? इंटीजर है, को प्राइम है, इंटीजर है। ठीक है, एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? हम लोग ये बोल सकते हैं कि A/B -3 इज रैशनल नंबर।
ठीक है। ए अपॉन बी माइनस 3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर हम लोग एक रैशनल नंबर में हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। सो 1/2 a बाई बी माइनस 3 ये भी क्या है, इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक लिख लेंगे, ये भी रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। बट दिस मतलब यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, तो √5 इरेशनल होता है तो हम लोग को पता है, हम लोग प्रूफ किए यहाँ पे। अब उस फैक्ट को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। बट √5 क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर, हम लोग को पता है। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आया, एंड दिस contradiction arisen because of our wrong assumption। ठीक है, this contradiction arisen because of our wrong assumption that क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, 3 + 2√5 is rational। So 3 + 2√5 is irrational। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से लिख के हम लोग कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखना है आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, और किस तरह से अप्रोच करना है। तो अगर ये दिया है √5 इज इरेशनल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर ये नहीं दिया है, कि √5 इज इरेशनल, तो हम लोग को पहले ये पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर हम लोग बाद में ये पार्ट करेंगे, तब पूरा मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज कुछ मार्क्स कटेगा आप लोगों का, ऐसा कीजिएगा तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली कि क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये गिवन है कि नहीं है। गिवन नहीं है तो दोनों करना पड़ेगा, और गिवन है तो खाली इसको करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि 1/√2 इरेशनल है, 7√5 इरेशनल है, 6 + √2 इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग का अप्रोच सेम रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले इसमें, फिर हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करेंगे, मान लेंगे कि रैशनल है। ठीक है, सो सबसे पहले इसको करते हैं, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में या फिर A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। सो 1/√2 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए A/B के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ A क्या है, इंटीजर है, B क्या है, इंटीजर है, वेयर A and B आर इंटीजर्स एंड B नॉट इक्वल टू 0। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे हम लोग A and B आर को-प्राइम्स। ठीक है, को-प्राइम्स भी है। अब को-प्राइम क्यों है आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग बात कर चुके हैं। सो 1/√2 इज इक्वल टू A/B है। अगर A/B है तो इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना बच्चों, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू B/A। √2 इज इक्वल टू B/A। ठीक है, सो √2 इज इक्वल टू B/A है, और हम लोग को पता है कि एज A and B आर इंटीजर्स। ठीक है, A और B क्या है, इंटीजर है, एज A and B आर इंटीजर्स, सो B/A इज रैशनल। ठीक है, सो B/A भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। A/B अगर रैशनल है और A और B इंटीजर है तो B/A भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। सो B/A अगर रैशनल है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, इसका मतलब रूट 2 भी रैशनल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे फिर, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, क्योंकि रूट 2 रैशनल चला है तो ये एक फैक्ट क्या है कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो फैक्ट है, हम लोग को पता है। उसको क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया रूट 2 इज रैशनल, ए बी बाई ए इज रैशनल, सो रूट 2 इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन because of our incorrect assumption। ठीक है, हम लोग का assumption जो था वो incorrect था, इसीलिए ये contradiction arise हुआ। ठीक है, so we conclude that, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, therefore we can say that 1/√2 is irrational। ठीक है, 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगेन ध्यान देना, अगर ये नहीं दिया होगा क्वेश्चन में कि रूट 2 इरेशनल है, तो आपको रूट 2 को एक बार इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस पार्ट को करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यहाँ मेंशन होगा क्वेश्चन में कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, गिवन रहेगा अगर, तो इतना करने से काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करना होता है बच्चों, ज़्यादा तो नहीं है, हाफ पेज का है तो हाफ पेज हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसमें नाउ इसको कैसे करेंगे, 7√5 को। ठीक है, तो 7√5 का भी बच्चों अप्रोच तो वही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे हम लोग, लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर integers and b not equal to 0। ठीक है, and a and b are co-primes। ए और बी क्या होना चाहिए, को-प्राइम होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं √5 को अकेले कर दो ना, जब भी √5 किसी के साथ में उसको अकेले कर दो। जैसे √2 मतलब रूट में कोई भी टर्म रहे किसी के साथ में रहे तो उसको अकेले कर दो। अगर प्लस माइनस में रहेगा तो उधर ले जाकर प्लस माइनस कर देना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवीजन में रहेगा तो उल्टा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को कैसे करना है, अप्रोच क्या रहेगा। सो √5 को अकेले करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/7b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/7b। अब हम लोग को पता है ए और बी दोनों के इंटीजर है, एज a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, सो a/7b। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रैशनल नंबर को, मतलब a/7b आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रैशनल तो रैशनल ही रहेगा। अगर रैशनल से उसको डिवाइड करें, रैशनल से उसको मल्टीप्लाई करें, रैशनल से रैशनल को ऐड करें, डिफरेंस निकालें तो रैशनल ही रहता है। तो a/7b भी क्या हो जाएगा, देखो a/7b इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, रैशनल होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जो यहाँ लिखे थे वो लिख दो। ठीक है, बट नाउ देयरफॉर √5 इज रैशनल। ठीक है, √5 क्या आ गया, रैशनल आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that √5 is irrational। ठीक है, इस फैक्ट को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या है, कि रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ दिस assumption is arisen because of our own assumption। ठीक है, दिस contradiction
contradiction is arisen because of our wrong assumption, ठीक है, या फिर इनकरेक्ट एजम्पशन या फिर फॉल्स एजम्पशन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख दो 7√5 इज इरेशनल। अगेन सेम नोट ध्यान में रखो, अगर यहाँ √5 दिया हो क्वेश्चन में कि इरेशनल है, ठीक है, तो इस तरह से कर देना, काफ़ी है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, 2 मिनट से भी कम लगेगा। अगर नहीं दिया होगा तो साथ में √5 को भी इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, मतलब एक आइडिया ले लेते हैं और इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेना, लेट 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 को हम लोग a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, एंड b ≠ 0 होगा, और a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है, और भी क्या और को प्राइम होगा, इतना लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है, इतना लिख लेना है सबसे पहले। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं √2 = a/b - 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो a/b क्या रैशनल है, एज a एंड b आर रैशनल, या फिर सॉरी इंटीजर्स, एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। a और b का इंटीजर है और b 0 के बराबर नहीं है, सो a/b - 6 भी क्या होगा, इज रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। तो √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। √2 रैशनल नंबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बट दिस contradicts the fact, but this contradicts the fact that √2 is irrational, ठीक है, but this contradicts the fact that √2 is irrational, ठीक है। this assumption, this contradiction is arisen because of our wrong assumption, ठीक है, हो गया। therefore 6 + √2 is irrational, ठीक है। अगेन चलो इसको कर ही लिया हम लोग, होमवर्क में लिख दिए थे बट इसको कर लिया हम लोग, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिटाते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ कर ही लिए। अगेन सेम नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर √2 दिया रहेगा क्वेश्चन में कि रैशनल है तो इतना काफ़ी है, मतलब ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग को √2 प्रूफ करना होगा, जैसे हम लोग पहले किए थे, राइट। सो बच्चों जितना भी टाइप तो हम लोग कवर कर लिए हैं यहाँ पे, जितना तरह का क्वेश्चन आ सकता है सारा कर लिए यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक लिखने का फॉर्मेट डेवलप कर लेना, ठीक है, कैसे लिखना है एंड में, सारे क्वेश्चन में एक तरह से ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन प्रूफ करने, मतलब जितना भी प्रूफ करने के लिए आता है रैशनैलिटी हम लोग को, उसमें सबको लिखने का तरीका एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो एक फॉर्मेट डेवलप कर लेना अपना, और बाकी का जो है यहाँ पे किस तरह से हम लोग टर्म्स को लिखते हैं, रैशनल एजम्पशन किस तरह से करते हैं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करते हैं, कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। सो चलो हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, रेफरेंस बुक से भी करेंगे और MCQs भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।